जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। सभी बड़ी ही मेहनत के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए, अपने सपनों को, सरकारी नौकरी के सपनों को, परिवार की आर्थिक स्थिति के सपनों को, मतलब परिवार की आर्थिक स्थिति के को अच्छा करने के लिए जो देखे हैं तुमने सपने, उन्हें पूरा करने के लिए आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल मेहनत के साथ जुटे हुए होंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ चीज़ें अगर आप मिस करते हैं, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज में से कुछ भी चीज़ें आप मिस करते हैं, तो आप सफलता के नज़दीक नहीं जा सकते। क्योंकि ये मान लीजिए कि सफलता ना एक चेन है, और किसी चेन की अगर मान लो 20 कड़ियाँ मजबूत हों, 21वीं कड़ी कमज़ोर हो, तो सारी चेन वहीं से टूटेगी। ऐसे ही सिलेक्शन लेना है, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब लेना है। अगर आप किसी एक चीज़ पर ही फोकस करते रहेंगे, दूसरी चीज़ को देखेंगे भी नहीं, तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता कमज़ोर रह जाएगी। मैं हमेशा आपको 4-5 चीज़ें बताता हूँ सिलेक्शन लेने के लिए। बेसिकली 5 हैं, 4 भी नहीं है। पहला, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, रात को सोने से पहले अच्छे से रिवीजन करो, बढ़िया से मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो और मंथली रिवीजन करो। ये सारी चीज़ें आप टाइम टू टाइम करिए, निश्चित ही आप सिलेक्शन ले जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की करो, जितने क्वेश्चंस तुम अपने स्तर के कर सकते हो। और इस तरह के लिए मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म बताया था, टेस्ट बुक। अच्छे टेस्ट मिलते हैं, अप टू द लेवल टेस्ट मिलते हैं। तो सभी टेस्ट बुक की सब्सक्रिप्शन लो और उस पर अपना काम करना शुरू करो। ऐसा नहीं है, मुझसे कोड मत पूछना, मेरा टेस्ट बुक से कोई लेना देना नहीं है कि मैं प्रचार कर रहा हूँ। ये तो हमारे लिए शायद और एक गलत इंप्रेशन भी है कि मैं आपको ऐसा कभी नहीं दिखेगा कि RWA का होकर कोई टेस्ट बुक का प्रचार करे। लेकिन हमें ऐसा नहीं है, हमें जहाँ जो चीज़ अच्छी लगती है उसको हम रिकमेंड करते हैं। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शुरू करते हैं। तो कल की क्लास से एक सवाल से शुरुआत करेंगे हम, हमेशा की तरह अपनी क्लास की। तो आज क्वेश्चन रहेगा, कल हमने 2D मोशन पढ़ा। मैं आपसे पूछूंगा कि विमा, कोण की विमा क्या होती है? कोण की विमा यानी कि डायमेंशन ऑफ एंगल क्या होती है? डायमेंशन ऑफ एंगल, बताओ क्या होती है? कोण की विमा क्या रहती है? सभी एक बार जवाब देंगे। चलो, कोई बात नहीं, समय कम होता है तो यार देखो, मैनेज तुम्हें ही करना है भाई। तुम्हारे लिए कोई 24 से 26 घंटे नहीं बना देगा, तुम्हारे कामों को कोई करने नहीं आ जाएगा। ये तुम्ही पर निर्भर करता है कि समय हमारे पास कम है तो हम कैसे मैनेज करेंगे। और मैं बस देखो चीज़ें बता सकता हूँ, करना सिर्फ तुम्हें ही है। और तुमसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं जानता कि वो कैसे करना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी स्थितियाँ जानता है और हर एक्शन स्थितियों के अकॉर्डिंग ही तो लिया जाता है। तुमसे बेहतर तुम्हारी स्थिति कोई नहीं जानता। बहुत बढ़िया। और सभी का एक लय में बहुत अच्छा आंसर, और सभी कहते हैं रेडियन, वेरी गुड। तो क्या आंसर है आपका? रेडियन है। कोण की विमा क्या है? रेडियन। बहुत बढ़िया, कोण की विमा है रेडियन, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। तो जब तुम ऐसा कह रहे हो, तुमने ये नहीं देखा कि रेडियन भाई साहब विमा नहीं होती है। रेडियन क्या होता है? मात्रक होता है। तुम रेडियन रेडियन कह रहे हो मेरे दोस्त, फिर मात्रक क्या होता है? फिर यूनिट क्या होती है? मैं देख रहा हूँ एक लय में रेडियन है, केवल 1-2 बच्चों का डायमेंशन लेस है, बाकी सभी बच्चों का रेडियन है। अरे विमा इसकी कोई नहीं होती भाई। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। सोचो इस क्वेश्चन का क्या स्तर है। क्या ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो तुम ये कहने लायक हो कि पेपर बहुत हार्ड बन गया था? नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें हम गलती करते हैं। पेपर कोई बहुत मुश्किल नहीं आता है, आसान चीज़ें भी होती हैं, मीडियम भी होती हैं, थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मुश्किल चीज़ों से कभी सिलेक्शन नहीं रुकता। सिलेक्शन रुकता है ऐसे सवालों से जो करने लायक थे, तुम्हारे पड़ोसी ने सही किए और आपने गलत कर दिए। चलिए, तो 2D मोशन में अगर हम रिकॉल करें तो हमने 2D मोशन में शुरू कर लिया था, प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म भी कर दिया। फिर हमने शुरू किया था एंगुलर मोशन यानी कोणीय गति, उसको 2 हिस्सों में बांटा और हमने देखा सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति में हम कहाँ तक पहुंच गए थे? त्वरण तक पहुंच गए थे, यानी एक्सेलरेशन तक पहुंच गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृत्तीय गति में लगने वाले बलों की। तो हेडिंग डालेंगे सभी, वृत्तीय गति में बल, यानी कि फोर्सेस, फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति में बल,
यानी कि फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन। और एक बार देखते हैं कि क्या फोर्सेस सर्कुलर मोशन में रहते हैं। तो बड़े ध्यान से मेरी बात को समझेंगे कि कल हमने एक उदाहरण लिया और हमने ये देखा कि जैसे ये एक पत्थर है और ये पत्थर किसी धागे से बांधकर एक वृत्त में घुमाया जाता है। मान लो इस वृत्त में हम इसको लगातार घुमा रहे हैं, ठीक है, इस वृत्त में। अब एक बात देखिए, कल भी हमने ये महसूस किया था कि अगर हम इसको घुमाते हैं तो कहीं से भी काटने से कैसा भगेगा, सीधा भगेगा, है ना, क्योंकि इस पर एक त्वरण काम कर रहा है, इस पर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है। देखो, जहां भी त्वरण होता है एक्सेलरेशन क्यों आता है भाई? गति में परिवर्तन के लिए, है ना। और गति में परिवर्तन बैठे बैठे तो नहीं होगा, तुमने निश्चित ही बल लगाया होगा। तो ये मान लेना कि 99% केसेस में अगर त्वरण आया है, अगर एक्सेलरेशन आया है, तो बल के कारण आया होगा। यानी कि आप ऐसे समझो कि कोई भी गोल घूमती हुई वस्तु, कोई भी, आप चाहे कार लेके मुड़ रहे हो, चाहे पृथ्वी घूम रही हो सूर्य के चारों ओर, चाहे आप एक पत्थर को घुमा रहे हो, किसी भी गोल घूमती हुई वस्तु पर बाहर की तरफ हमेशा ही एक बल लगता है। यानी कि ये प्रकृति की टेंडेंसी है, यानी कि प्रकृति ऐसा चाहती है कि वो वस्तु गोल ना घूम के बाहर खिंची चली आए, है ना। महसूस करो एक पत्थर को जरा, जब तुम पत्थर को घुमाते हो तुम्हें लगता भी है कि बार बार पत्थर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो वृत्तीय गति में हमेशा किसी भी वस्तु पर एक बल बाहर की ओर लगता है, और इस बाहर की ओर लगने वाले बल को, जो कि केंद्र से दूर लग रहा है, ये क्या है? केंद्र है, यानी कि सेंटर है। तो सेंटर से दूर लगने वाले इस बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्र। अप माने बुरा और केंद्र माने केंद्र। भाई जो केंद्र का बुरा हो यानी दूर जा रहा है उससे, इंग्लिश वाले बोलते हैं इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो परिभाषा लिखोगे कि वृत्तीय गति में बाहर की ओर लगने वाला बल, वृत्तीय गति में बाहर की ओर लगने वाला बल, जो चाहता है वस्तु बाहर खींची चली जाए, लगने वाला बल कौन सा होता है भाई? अपकेंद्रीय बल होता है, ठीक है। वृत्तीय गति में बाहर की ओर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी कि द मोशन अवे फ्रॉम सेंटर, मोशन अवे फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से जो दूर की तरफ लगता है उसको क्या बोलेंगे हम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। यहां तक की कहानी सभी को समझ आई। देखो अक्सर ना आप कंफ्यूज रहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल कहां लगता है, सेंट्रीपिटल कहां लगता है, लेकिन अगर आप बड़े ध्यान से समझें तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब एक बात बताइए कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ठीक, तो पृथ्वी क्या चाहती है? बाय नेचर, प्रकृति के मूल बल के कारण वो चाहती है कि वो बाहर चली जाए, लेकिन जाती तो नहीं है, वो फिर भी घूमती रहती है। तो निश्चित ही एक बल ऐसा होगा जो अंदर की तरफ लग रहा होगा, और बिल्कुल उतना ही लग रहा होगा जितने से वो बाहर जाना चाह रही है। सही कह रहा हूं मैं? तो ये बल कौन लगाता है यहां? तो आप कहेंगे इस बल को सूर्य लगा रहा है। क्यों लगा? तो पृथ्वी भी सूर्य पर रही है, पृथ्वी भी चाहती है सूर्य मेरी तरफ खिंचाए, लेकिन चूंकि पृथ्वी हल्की पड़ जाती है, ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था, ग्रेविटेशन का फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का फोर्स भारी द्रव्यमान ज्यादा लगाते हैं, तो सूर्य सबसे भारी है, इसलिए सभी ग्रहों को अपने अंदर खींचे रखता है। ग्रह तो सारे चाहते हैं कि हम बाहर चले जाएं, लेकिन सूर्य के भारी होने के कारण सारे के सारे अंदर की तरफ खींचे रहते हैं। अब अगर तुम यहां देखो तो यहां पर भी पत्थर बाहर जाना चाह रहा है, लेकिन नहीं जा रहा है, ये तो लगातार घूम रहा है। तो इसको अंदर कौन खींच रहा है? भाई अंदर लगने वाला जो फोर्स है इसमें, वो तुम हो, वो तुमने खींच रखा है। बोलो यस या नो? अरे भाई तुमने ही तो इसको ताकत लगा के अंदर खींचा हुआ है, तुम छोड़ दो इस फोर्स को तो वो बल जीत जाएगा निश्चित तौर पर ही। तो कोई भी बल जो अंदर की तरफ लगाया जाता है, फर्क है दोनों में, ये बाय नेचर लगता है और ये लगाया जाता है। तो सेंटर की तरफ कोई भी फोर्स जो लगेगा, इसके बदले जो इसको संतुलित करेगा, उसको बोलते हैं हम अभिकेंद्रीय बल। तो दूसरा कहोगे आप कि केंद्र की ओर लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला मत कहिए, आप ऐसे कहिए लगाया जाने वाला बल, लगाया जाने वाला बल, यानी कि फोर्स
एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, उसको कहते हैं कि भैया और आ रहा है। अभी माने होता है और, तो इसको बोलेंगे हम अभी केंद्रीय बल। ठीक है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। इंग्लिश वाले ऐसे याद रखो, पी माने पास, पी का मतलब है पास आ रहा है भैया, सेंटर के पास आ रहा है। ठीक है, तो अब तुम समझ गए होगे कि देखो ये बल तो बाई नेचर लगेगा। इस बल के उदाहरण क्या होंगे भाई? इसके कोई उदाहरण नहीं है। जो भी बाहर की तरफ बल लगेगा वो सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। अच्छा, अगर उदाहरण देने की तुम कोशिश भी करोगे तो उदाहरण में क्या पढ़ेंगे हम? आप ये देख लो कि बाहर कहाँ कहाँ लगता है, ये बाहर किस किस चीज में लगता है। तो अगर इसके उदाहरण में कहूं, कहीं थोड़ी बहुत जगह बची हो तो लिख लेना, नहीं तो नीचे हेडिंग डाल के लिख लो अपकेंद्रीय बल के उदाहरण। तो अगर इसके एग्जाम्पल्स आप देखोगे, इसके एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो आपने देखा होगा जब घर में माता जी दही चलाती हैं रई से, मथनी से, तो क्या होता है, दही बाहर भगती है जिससे कि मक्खन बन जाता है। तो बाहर की तरफ उस पर एक फोर्स लग रहा है, यानी कि आप कहोगे दही से घी निकालने में, दही से घी निकालने में कौन से बल का इस्तेमाल होता है? इसी का इस्तेमाल होता है। दूसरा, आपने कभी वॉशिंग मशीन को देखा है? तो वॉशिंग मशीन में हमेशा बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा। वॉशिंग मशीन सेंटर से बाहर फेंकेगी, चाहे धुलने वाला सेक्शन हो, चाहे ड्रायर सेक्शन हो जिसमें कपड़े सूखते हैं। देखा होगा आपने कि उसमें कपड़े अगर कम हो तो दीवार से चिपके हुए मिलते हैं, अगर बहुत ज्यादा हैं तो वो आपस में उलझ ही इतने जाते हैं उसमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर दो चार कपड़े हों तो महसूस होगा कि वो उसकी दीवार से चिपके हुए मिलते हैं। तो वॉशिंग मशीन में जो फोर्स होता है, तो बस यही पूछा जाएगा कि बताओ वॉशिंग मशीन में कौन सा फोर्स कार्य करता है। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं भाई? इसके तो ढेरों उदाहरण लिख सकते हैं हम। आप कहोगे कि देखो गुरुत्वाकर्षण बल इसी का उदाहरण है, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसी का एग्जाम्पल है ना। और बस रस्सी का तनाव लिख दो कि रस्सी यहां टाइट हो जाएगी, रस्सी का तनाव भी अंदर की तरफ ही लगा हुआ है। इससे सवाल नहीं पूछा जाता क्योंकि बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, कुछ लिमिटेड हैं, इनसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और आप ये भी समझ गए हैं कि ये दोनों बिल्कुल वैल्यू में सेम होंगे, परिमाण में दोनों बिल्कुल सेम होंगे, बस डायरेक्शन अपोजिट है। एक्शन रिएक्शन की तरह से हैं, क्रिया प्रतिक्रिया की तरह से हैं। तो एक बार नोट करें, थम्स अप कर दीजिए और मैं आपको फिर आगे और नोट करवाऊँ। भाई साहब देखो, जिसको आईपीएल देखने हैं, कुछ भी देखना है, आपने कह दिया आईपीएल चालू हो गए, टाइम चेंज कर दीजिए। यार टाइम का चेंज करना इतनी आसान चीज़ नहीं है, और आप एक अकेले हैं। मैं लेता नहीं आपका कमेंट, लेकिन ये 4-5 बच्चों का आ गया, बार बार रिपीट कर रहे हैं आप, फिर कहते हो आप कमेंट नहीं पढ़ते। भाई तुम खुद सोचो, कहीं अगर 1000 लोग हैं तो उसमें से 4 को किसी चीज़ से समस्या है, तो तुम 4 ये कहो ही मत। ये कहना ही तुम्हारा बेकार है कि भैया हमारा टाइम चेंज कर दो। तुम देख लो भाई आराम से, वो आईपीएल देखो। अगर तुम्हें आईपीएल इस समय पे जरूरी लगता है, क्लास तो बाद में भी होती रहेगी, ये जरूरी चीज़ थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। देखो जिंदगी में अगर तुम्हें लगता है कि इस समय पे आईपीएल देखना आवश्यक है तो पहले वो देख लो। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब कुछ नोट डाल के लिखिएगा। आप कहेंगे नोट डाल के कि अभिकेंद्र और अपकेंद्रीय बल दोनों परिमाण में बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय व अपकेंद्रीय, व अपकेंद्रीय दोनों बल, दोनों बल परिमाण में, दोनों बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है, परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। तो आप कहोगे सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, मेरे साथ नोट करते रहना इनको, है ना। सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड,
थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ भैया ना, तो राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी। सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब देखिए अगर ये सेम इन मैग्नीट्यूड है तो क्या एक का ही फॉर्मूला दोनों के लिए काम कर जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता। एक का फॉर्मूला दोनों के लिए काम नहीं करेगा। जो बाहर जाने वाला फोर्स है, जो बाहर जाने वाला फोर्स है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसमें से अगर हम देखें, दूसरा नोट बना के लिख देंगे कि ये वाला जो फोर्स है, आपको ये नहीं पता लगता कि जो आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो कौन से बल के लिए पढ़ रहे हैं। तो अपकेंद्रीय बल के लिए जो फॉर्मूला होगा, अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा एम वी का स्क्वायर बाई आर। ये कहां से आया है भाई? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर एम में, ये वहीं से आया है बस, एम वी स्क्वायर बाई आर। कल हमने ये देखा था, चलो देखो, कल हमने ये देखा था फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम में। ये कौन सा एक्सेलरेशन है जो कि लग रहा है रेडियस पे? भाई ये रेडियस के अलोंग ही तो लग रहा है। ये देखो, ये और ये सेम एक्सेलरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडियस पे ही तो लग रहा है, त्रिज्या पे ही तो लग रहा है। बस इतना देखो, ये तो नहीं है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या था? आर अल्फा, इसका वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से क्या रख देते हैं हम? एम और इसकी वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है। अच्छा, आगे देखें आप, हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, क्या? v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा। तो v की जगह क्या रख दो आप? आर ओमेगा, v की जगह आर ओमेगा, और इसका भी क्या कर दो? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम आर का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, नीचे आर, आर से आर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला या तो आप ये कहिए या आप ये कहिए, दोनों ही ठीक है। ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर। चलो, तो आशा करूंगा कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा अभिकेंद्रीय बल का, जो सेंटर की तरफ लग रहा है? तो इसका फॉर्मूला तो भाई डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, कि सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स है, अगर तुम बात करोगे पृथ्वी और सूर्य के सिस्टम की, तो ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा। अगर तुम बात करोगे पत्थर और डोरी की, तो भाई टेंशन फोर्स हो जाएगा। तो इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। आप कभी देखते भी नहीं होंगे कि अभिकेंद्रीय बल का क्या फॉर्मूला है, आप इसी को मान लेते हो। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय, सॉरी, हाँ ठीक तो है, अपकेंद्रीय बल की बात है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये ठीक है, ठीक है। योगेश अभी बात करेंगे उसके बारे में। v बराबर आर ओमेगा हमने कल पढ़ा था, आपको शायद याद होगा, अच्छे से रिलेशन हमने पढ़ा था, v बराबर आर ओमेगा। फोर्स का सिंबल एफ है, और सेंट्रीफ्यूगल कहना चाहो तो बस c लिख सकते हो पहचान के लिए। बाकी कभी सिंबल नहीं बोलेगा, नाम बोलेगा, क्योंकि ये बल तो बहुत सारे बल हो गए ना, कहां तक वो किस किस को एफ कहेगा। बिल्कुल बढ़िया। चॉइस आपकी है कि आईपीएल देखना है या एएलपी देखना है, एज यू विश। मैं तो कहूँगा कि यार कुछ समय के लिए थोड़ा सा अवॉइड करिए इन चीज़ों को, ज़िंदगी भर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट हो जाओगे तो थोड़ा ज़िंदगी में शांति आ जाएगी। थोड़ा सा भी अवॉइड करिए, पढ़ने पे अपना सब फोकस कर लीजिए, सही रहेगा। चलिए, तो ये आपको ठीक समझ में आ गया कि क्या होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इनके फॉर्मूले क्या क्या रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो इससे संबंधित एक सवाल पूछा जाता है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपने देखा होगा कि बताइए, जो तीव्र वेग से मुड़ने वाले साइकिलिस्ट होते हैं, जैसे आपने साइकिल रेस में कभी देखा हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, एक बार हमारा बस नेट चल जाए। ओ भाई, आपने कभी देखा होगा जो साइकिलिस्ट होते हैं ना, वो मुड़ते समय बैंड हो जाते हैं।
एक एक सेकंड कीबोर्ड लगा के दिखाई देता है ना, इसका कीबोर्ड थोड़ा काम नहीं कर रहा। तो आपने देखा होगा कि जो बताए हैं वो सेंटर से बाहर जाने का फोर्स है, ठीक है, बाहर लगने वाला फोर्स है, और सेंटर से बाहर लगने वाले फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है बताओ? सही तो लिखा है, सेंटर से बाहर जाने वाला फोर्स है। ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय बल, अप माने दूर जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है। देखिए आपने देखा हो जो साइकिलिस्ट होते हैं वो बेंड हो जाते हैं, साइकिल से मुड़ते समय बेंड हो जाते हैं। बेंडिंग तो टाइप ही नहीं कर रहा यार, इसमें कोई इशू है क्या? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, देखिए ये लो, इंटरनेट ही नहीं चल रहा, कोई बात नहीं है। चलो, आपने देखा होगा कि जो साइकिलिस्ट होते हैं ना वो थोड़ा सा जब मुड़ते हैं तो बेंड हो जाते हैं। आओ जरा देखें इन चीजों में क्या क्या छिपा हुआ है। देखो अगर एक साइकिलिस्ट बगैर बेंड हुए मुड़ेगा, पहली बात तो फोर्स का फॉर्मूला देखिए, इस जो आपको बाहर खींचेगा, जब जब कोई चीज गोल रास्ते पर मुड़ेगी तो उस पर एक फोर्स लगेगा भाई। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है, ये यहां से मुड़ रहा है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके, तो इस पर एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, जो कि कितना है mv²/r। अब यहां थोड़ी ना ग्रेविटी तुम्हें खींच लेगी भाई, यहां थोड़ी तुम्हें ग्रेविटी खींच लेगी, या यहां धागा भी नहीं बंधा हुआ, तो यहां पर तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। अब ये फोर्स निर्भर करेगा मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। तो अगर आपकी वेलोसिटी कम है, अगर आपके मुड़ने की गति धीमी है तो कोई समस्या नहीं है, तब आप नहीं गिरोगे, ये फोर्स बहुत कम होगा, आपको बाहर नहीं खींच पाएगा। लेकिन तुम्हारे तेजी से जूम ऐसे करके बहुत तेज मुड़े तो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, जाके पड़ोगे सड़क से बाहर झाड़ी झोड़ियों में। तो भाई तो साइकिलिस्ट जो होते हैं उनको तो इस चीज से बचना है, क्योंकि उनके मुड़ने की गति बहुत ही ज्यादा होती है। तो वो क्या करता है, वो अपने आप को बेंड कर लेता है। अब भैया बेंड करने से क्या होगा, गहराई में तो हम नहीं जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, बस इतना समझो कि बेंड करने से तुम्हें एक अंदर की तरफ फोर्स मिलना शुरू हो जाता है। बेंड कर दोगे तो एक फोर्स मिल जाएगा, क्यों मिल जाता है उस पर मत जाना, बड़ी गहरी बात है, उतना हमारे काम का नहीं है, बस इतना समझो कि बेंड करने से एक फोर्स मिल जाएगा तुम्हें अंदर की तरफ। तो एक बात बताओ, तुम कौन से फोर्स को प्राप्त करने के लिए मुड़े, अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल? बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स, जरा बताइए। देखो जो बच्चे कंफ्यूज हैं भाई मैं बता दूं, आप ये कह रहे हो कि ये फॉर्मूला अभिकेंद्रीय का भी होता है, सेंट्रीपिटल का भी होता है, तो ये चूंकि दोनों बराबर हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, मैंने पहले इस बात को बोला था, तो ये फॉर्मूला हम दोनों के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये फॉर्मूला इसके लिए होता है, पेपर में उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी कि दोनों के लिए होता है या नहीं होता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, आप दोनों के लिए याद करो। अब जरा बताओ कौन सा बल लेने के लिए आप मुड़े? चलो, तो आप अंदर वाला फोर्स लेने के लिए तो झुके हो, और ये कौन सा फोर्स है भाई, जो सेंटर की तरफ लगे, ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो अभिकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेने के लिए आप झुके हो। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि साइकिलिस्ट यानी कि जो साइकिल सवार होता है, और नॉर्मल साइकिल सवार नहीं, जो रेसिंग वाले होते हैं साइकिल सवार, आवश्यक आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए मुड़ जाते हैं या झुक जाते हैं, झुकना बढ़िया शब्द रहेगा, के लिए झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि तेजी से आते हुए साइकिल सवार क्यों झुकता है, तो आप कहेंगे ताकि उसे आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स मिले, है ना, उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल मिल जाए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ कि चलो ये तो झुक जाएगा, जो कार वाला है बेचारा वो कैसे करेगा? तो देखो नॉर्मल स्पीड पे जितना तुम मान लो अपनी लोकल सिटी में या लोकल शहरों में जो तुम स्पीड पे चलाते हो,
30, 40, 50 तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कार मुड़े 80 की स्पीड से, ऐसा कहाँ मुड़ती है? ऐसे मुड़ती है कार आपकी, ऐसे मुड़ती है आपकी हाईवे पे। तो हाईवे पे आपने देखा होगा कि सड़कों को ना ऐसे उठा दिया जाता है, जिधर से भी सड़क का सेंटर होगा उधर की तरफ दबा दिया जाएगा और ऐसे ऊपर से उठा दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई आदमी ऐसे मुड़ेगा तो इस सड़क को यहां से उठा दिया जाएगा, यहां से दबा दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्यों? ताकि आने वाला व्यक्ति अपने आप ही झुक जाए। उसकी कार जो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, वो अपने आप ही ऐसे झुक जाए, है ना? तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए, सड़कों को ऊपर क्यों उठाया जाता है? सड़कों का उठा होना क्यों होता है भाई? सड़कों का उठा होना, कौन सा फोर्स चाहिए तुम्हें? तुम्हें तो यही फोर्स चाहिए अंदर वाला, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लेने के लिए। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लेते हो, उससे तो बचना है। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तुम्हें, तुम्हें चाहिए अभिकेंद्रीय बल। तो आप कहोगे सड़कों का उठा होना होता है अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए, अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए। तो आप कहेंगे टू अचीव सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक बार बताइए, क्या समझ में आया कि क्यों तो साइकिल सवार झुकता है और क्यों सड़क उठाई जाती है? एक बार सभी दोस्त हम सब करें और सहमति होगी कि समझ भी आ गया और नोट भी हो गया है। चलिए, तो अगर आप इसकी सहमति देते हैं तो सर्कुलर मोशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा और फिर हम चल सकते हैं रोटेशनल मोशन पे, यानी कि घूर्णन गति पे। हाँ सर जी, टर्न पर होता है, बिल्कुल। अब देखिए, आपने देखा होगा, आप एक बच्चा पूछ रहा था कि भैया मौत के कुएं में क्या होता है? अरे भाई, मैं कल कह रहा था, ये मौत का कुआं नहीं होता, वो जिंदगी का कुआं है। मौत का कुआं वो तब होता जब वो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट होता, बिल्कुल सीधा होता। ऐसे करने से क्या होता? कार को कोई फोर्स ही नहीं मिल पाता उसको अंदर खींचे रखने के लिए। तुमने कभी देखा हो कि मौत का जो कुआं है ना, वो नीचे से छोटा रहेगा, फिर उसे ऐसे करके कोन की शेप में बनाते हैं, चौड़ा, ताकि कार उस पर बिल्कुल ऐसे ना रहे, बिल्कुल ऐसे ना रहे, कार हल्की सी ऐसे रहती है। देखा होगा कभी आपने कार या बाइक। तो उसको अंदर खींचने के लिए बाहर एक फोर्स लग रहा है जो उसको गिराना चाहता है, तो उसके झुकने की वजह से अंदर खींचने के लिए एक फोर्स मिल जाता है। अगर तुम और थोड़े से स्तर की फिजिक्स पढ़ रहे होते, जैसे इंडिया एयरफोर्स की, तो हम ये भी देखते कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा जरूरत नहीं है, फिर वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। जो चीज़ पेपर में भी नहीं आनी, समझ में भी नहीं आनी, फिर वो टाइम वेस्ट है। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। तो सभी को लगभग ये बात समझ में आ गई है और अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल से जुड़े हुए तमाम पहलू हमने पढ़ लिए। अब इस चैप्टर के अगले हिस्से पर चलें। तो 2D मोशन को हमने दो हिस्सों में बांटा था, एक प्रोजेक्टाइल और एक एंगुलर। फर्दर एंगुलर मोशन जो था, कोणीय गति थी, उसको दो हिस्सों में बांटा था, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, यानी वृत्तीय गति और घूर्णन गति। तो अब बारी है हमारी घूर्णन गति को पढ़ने की, यानी कि रोटेशनल मोशन को पढ़ने की। तो घूर्णन गति के बारे में डेफिनेशन वगैरह तो कल हमने देख ही ली थी कि जब एक वस्तु अपने ही अक्ष के अबाउट घूमती है, अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमती है, तो ऐसी गति को हम घूर्णन गति कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। देखिए, पहले तो आप रैखिक गति को इससे रिलेट करो, घूर्णन गति से, तब मजा आएगा। पहले आप रैखिक गति को घूर्णन गति से रिलेट करो। रैखिक गति जो आपका 1D मोशन था, जिसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। तो देखिए, लीनियर मोशन में एक चीज होती है द्रव्यमान, है ना, ऐसे ही पढ़ना है हमें। रैखिक गति में एक चीज होती है द्रव्यमान, यानी कि मास। उसके बाद एक चीज होती है फोर्स, फोर्स यानी कि बल। उसके बाद एक चीज होती है आपकी रैखिक संवेग, भी हमने पढ़ा था, रैखिक संवेग, रैखिक संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा।
लीनियर मोमेंटम, हमने रैखिक वेग भी पढ़ा है ना, हमने रैखिक वेग पढ़ा, यानी कि हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी, हमने रैखिक त्वरण भी पढ़ा, रैखिक त्वरण यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो कुछ जरूरत पड़ेगी तो आगे लिख लेंगे। अब इसके बदले तुम यहां क्या पढ़ते हो, इसके बदले घूर्णन गति में क्या पढ़ते हो, इन चीजों पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, वन बाय वन उनकी डेफिनेशन को भी हम समझते चलेंगे। तो देखो, जो होता था द्रव्यमान, उसकी जगह पे हम यहां पढ़ते हैं एक टर्म पढ़ते हैं मास की जगह पे, और वो रहती है आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण। अब देखो ये क्या बवाल है, जड़त्व आघूर्ण। देखो, जैसे एक बॉल है, पहले लीनियर मोशन में बात करते हैं, रैखिक गति में बात करते हैं। तो रैखिक गति में जैसे एक बॉल है, मान लो मेरे पास 5 किलो की, अगर मैं उसे इधर फेंकूंगा तो भी वो, मान लो इधर की साइड दीवार में मैंने मारी तो उतनी ही चोट पहुंचाएगी। उतनी ही गति से मैं उसे इधर की दीवार में मारूंगा, वो तब भी इतनी चोट पहुंचाएगी। उतनी ही गति से इधर की दीवार में मारूंगा, वो तब भी इतनी चोट पहुंचाएगी। उसको मैं ऐसे पकड़ के मारूं तो भी इतनी चोट पहुंचाएगी, उसको ऐसे पकड़ के मारूंगा तो भी इतनी चोट पहुंचाएगी। तो रैखिक गति में ये मायने नहीं रखता कि आप अक्ष का चुनाव कर रहे हो नहीं, मतलब तरीका कैसा है आपके फेंकने का। लेकिन अगर तुम रोटेशनल मोशन में देखोगे, जैसे मान लो मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूं, आप खुद ही मुझे बताना। जैसे मान लो हमारे पास एक ये बेंच है, ठीक है, ये बेंच है। अब ये देखो, मान लो मैं तुमसे बोलूं ये ऐसी बेंच है कि भाई इस बेंच को पकड़ के यहां से घुमाओ, ठीक, तो आप इसे आराम से ऐसे घुमा लेंगे। मान लो मेरी कुछ ताकत लग रही है, अब मैं तुमसे बोलूं कि इस बेंच को तुम यहां से पकड़ के घुमाओ, यहां से, तो भाई बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। पहले तो तुम चाह के भी इसे सीधी रख ही नहीं पाओगे। अगर तुम इसे यहां से पकड़ोगे तो देखो कितना सारा ताकत लगानी पड़ेगी, और भाई घुमाने की बात तो भूल ही जाओ, ये गिरी जाएगी। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस बेंच को यहां से पकड़ के घुमाओ, यहां से, मतलब ये तो मैंने सपोर्ट नहीं रखे, छोड़ दो और यहां से पकड़ के घुमाओ, तो शायद ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रोटेशनल मोशन में ये बात निर्भर करती है कि तुम्हारा घुमाने का तरीका कैसा है। इस तरीके को ही ध्यान में रखते हुए हम एक टर्म लेके आते हैं जो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट का मतलब होता है उसको घुमाना या उसकी स्थिति में बदलाव करना। बस अभी इतना ही समझो, ज्यादा गहराई में मत जाना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बस इतना समझिए कि रैखिक गति में जो काम मास करता है वो यहां करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, और इसको हम दिखाते हैं आई से। केवल हमें कुछ सूत्र याद रखने हैं, सीधा सीधा, इसकी परिभाषा से कोई सवाल नहीं आएगा। बस इतना सा सवाल आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो आप कहेंगे कि यह घूर्णन गति में जड़ता को मापता है। जड़ता का मतलब कितनी ताकत आपको लगानी पड़ रही है उसे घुमाने में, जड़ता को मापता है। ये घूर्णन गति में जड़ता को मापता है, यानी कि इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका जड़त्व आघूर्ण जो कि द्रव्यमान से संबंधित है। सर मैं आज ही आया हूं, आज से समझ आ जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा भाई, बिल्कुल शुरू की क्लास से लो, सब चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, अच्छा आगे देखिए आप, जैसे वहां बल था तो यहां पे बल काम नहीं करेगा, क्योंकि देखो एक बात, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना आप, कि मानो यही है, इसको तुम जितना सेंटर के नजदीक से पकड़ के घुमाओगे, इसको मत लो, चलो किसी और को ले लो, मान लो दरवाजे को ले लो, क्योंकि यहां पे मैं सेंटर से दूर से घुमा ही नहीं सकता। मान लो दरवाजे को ले लो, दरवाजा एक साइड से फिक्स है और एक साइड से घूमने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, अब तुमने दरवाजे को पकड़ा हत्थे से और खोल दिया। अब देखो यहां से फिक्स है, मान लो दरवाजे कब्जे लगे हुए हैं, ये हत्था यहां है, फील करो इस बात को। अब मैंने ये हत्था बिल्कुल दरवाजे के पास ला दिया,
अब इस हत्थे से ताकत लगा के सोचो, क्या कम ताकत लगेगी या ज्यादा ताकत लगेगी खोलने में? तो आप कहोगे भैया ज्यादा ताकत लगेगी। तो यहां पर जो बल लगता है ना, पहली बात तो जो तुम फोर्स लगा रहे हो वो कहां बदल रहा है? वो रोटेशनल मोशन में बदल रहा है, यानी कि ये घूर्णन गति में बदल रहा है। और घूर्णन गति में भी ये बल किस पर निर्भर कर रहा है? दूरी पर निर्भर कर रहा है। अगर दूरी ज्यादा है, सॉरी, तो ये ज्यादा रहेगा, अगर ये कम है तो ये कम हो जाएगा। तो इसी बात को बोलते हैं हम कि जो काम रैखिक गति में बल करता है, देखो तुम इतना ही बल तो दूर से लगाओ तो खुल जाएगा आराम से, लेकिन इतना ही बल नजदीक से लगाओगे तो नहीं खुलेगा। लेकिन रैखिक गति में ऐसा थोड़ी होता है भाई। रैखिक गति में तो बॉल पे जितना फोर्स लगाओगे बराबर प्रभाव डालेगी। तो यहाँ खाली फोर्स से बात नहीं बनेगी, यहाँ पर दूरी भी मैटर करेगी। तो बल के साथ जब हम लंबवत दूरी को लेते हैं तो एक टर्म का निर्माण होता है। खाली बल से बात नहीं बनेगी, जैसे यहां खाली द्रव्यमान से बात नहीं बनेगी, वैसे ही खाली बल से बात नहीं बनेगी, बल के साथ आपको दूरी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि फोर्स के साथ साथ आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी लेना पड़ेगा। अब ये सारे एग्जाम्पल भी मैं रोटेशनल मोशन के रखूंगा, है ना भाई। दरवाजे का घूमना रोटेशनल मोशन का उदाहरण है। तो एक टर्म निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण। तो बल का काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है? बल आघूर्ण। इंग्लिश में इसको बोलोगे आप टॉर्क, ठीक है। और टॉर्क को दिखाओगे आप टाउ से, ठीक है भाई। बड़ी आसान सी बात है। तो जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही तुम्हें ज्यादा मिलेगा, जितनी ज्यादा दूरी उतना ही ज्यादा मिलेगा, और उतना दरवाजा तुम्हारा आराम से खुल जाएगा। जैसे रैखिक संवेग होता है वैसे ही यहां पर बस कोणीय संवेग आ जाता है। कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक। एंगुलर मोमेंटम को एल से भी दिखाते हैं, कहीं कहीं जे से भी दिखा देते हैं। तो एल और जे दोनों ही ठीक है, ठीक है। कभी ऐसे नहीं बोलेगा एल, वो नाम देगा पेपर में हमेशा। आगे जैसे रैखिक वेग होता है, ये तो सब हमने पढ़े ही हैं कि भाई कोणीय वेग भी होता है, एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, और उसको हम दिखाते हैं ओमेगा से, ठीक है। यहां के लिए सिंबल याद रखना, आई क्या है, टाउ क्या है, एल क्या है, ओमेगा क्या है। जैसे रैखिक त्वरण होता है वैसे ही आपका कोणीय त्वरण होता है। कोणीय त्वरण यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसको अल्फा से दिखा रहे थे, ठीक है। तो अब देखिए यहां से क्या सवाल पूछा जाएगा। एक तो देखो इससे सवाल पूछा जाएगा, टाउ से सवाल पूछा जाएगा, बाकी किसी और से सवाल नहीं पूछा जाएगा, केवल आपको इससे सवाल पूछा जाएगा। और कुछ छोटे छोटे संबंध, पहले इसको नोट करो, नोट हो जाए थम्स अप करो, फिर मैं आपको इससे बनने वाले सवालों पे लेके चलता हूं। टॉर्क एंड मूवमेंट में क्या फर्क होता है? देखो टॉर्क होता है कि एक साइड फिक्स है और एक साइड पर तुम फोर्स लगा रहे हो। मूवमेंट होता है दोनों साइड घूमने के लिए फ्री हैं। जैसे तुम एक बोतल का ढक्कन खोलते हो तो उसमें तुम्हें इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाना पड़ता है ना, कपल लगाना पड़ता है, तो वो मूवमेंट है। जहां पर एक कपल लगाना पड़ेगा फोर्स का, वो मूवमेंट रहेगा। और ये अलग चीज है, ये मूवमेंट से भी अलग चीज है। विकास शायद आपके पास डिग्री डिप्लोमा कुछ रहा होगा, इस वजह से आप मूवमेंट में कंफ्यूज हैं। हम मूवमेंट तो नहीं पढ़ेंगे यहाँ। मूवमेंट अलग चीज है, मोमेंटम अलग चीज है, मूवमेंट अलग चीज है, मोमेंट अलग चीज है। एक होता है मूवमेंट, एक होता है मोमेंट, बहुत सारी चीजें हैं इंग्लिश में। चलो बढ़िया। अब देखो पहली बात तो बलाघूर्ण को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बलाघूर्ण है टॉर्क बराबर बल गुणा, ये परपेंडिकुलर का निशान है लंबवत दूरी का। जैसे मान लो ये गेट है ना, ये गेट है आपका, ये पूरा गेट है, और ये यहां से फिक्स है और इसमें यहां कब्जा लगा हुआ है। तो इस पर जो फोर्स तुम लगा रहे हो हम कैलकुलेट करेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यानी यहां से यहां तक की ये वाली दूरी कितनी है, ठीक है। तो ये फोर्स ऐसे लग रहा है बाहर और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है।
अब देखिएगा इससे क्या सवाल पूछा जाएगा कि बोलो इसकी यूनिट क्या है, इसका मात्रक क्या है। तो भाई तुम कहोगे इसका मात्रक है फोर्स का न्यूटन और इसका मीटर। अगर तुम्हें ध्यान हो तो तुम इसी को जूल कहा करते थे, न्यूटन मीटर को ही जूल कहा करते थे। ठीक है, अच्छा साथ ही तुमसे पूछेगा कैसी राशि है, तो इसको क्या लोगे माइनस, और इसको क्या लोगे आप, दूरी को कैसी राशि लोगे, लंबाई को कैसी राशि लोगे, प्लस लोगे। तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कैसी राशि हो जाएगा, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशन क्या हो जाएगी, न्यूटन की ml t-2, इसकी l, तो 2l हो जाएंगी, ml t-2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। बहुत आसान है। तो इसकी राशि किसके जैसी है, कार्य की जैसी है। तो जूल भी बहुतों की राशि हो गई। अब सारी ऊर्जाओं की राशि जूल, सारी ऊष्माओं की राशि जूल, कार्य की राशि जूल है, इधर अब टॉर्क की राशि भी जूल है। ठीक है, अच्छा अब देखिए और पूछेगा आपसे कुछ छोटे छोटे रिलेशन, जैसे क्या फेमस रिलेशन है, मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हमने पढ़ा V बराबर आर ओमेगा, हमने पढ़ा A बराबर, ये AT है, बराबर आर अल्फा। आगे पढ़िए, रिलेशन होता है L बराबर आई ओमेगा। ठीक, टॉर्क बराबर आई अल्फा। ये कहां से आ रहे हैं ये जानने की जरूरत नहीं है, ये मत जानिए, खाली इतना समझिए कि ये रिलेशन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, चार के चारों। V बराबर आर ओमेगा, A बराबर आर अल्फा और L बराबर आई ओमेगा, टाउ बराबर आई अल्फा। ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये भी चीज हो गई। चलिए भाई, ठीक, इनको क्या डाल के लिखोगे, इसकी हेडिंग क्या लिखोगे आप कि इंपॉर्टेंट रिलेशंस, ऐसे लिख देना। इसकी हेडिंग बना देना सम इंपॉर्टेंट रिलेशन, सम इंपॉर्टेंट रिलेशन, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण संबंध, कुछ महत्वपूर्ण संबंध। अब देखो तुमसे पूछेगा और कुछ फॉर्मूले पूछेगा रोटेशनल मोशन में। जैसे तुमसे पूछेगा कि रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, नोट डाल के लिख सकते हैं चाहे आप। रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी, पहला नोट है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। तो मैंने आपको क्या कहा कि इसको आप रिलेट करो 1D मोशन से। 1D मोशन में गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। यहां कितनी हो जाएगी, यहां हो जाएगी आपकी 1/2, m की जगह पे काम करेगा I और v की जगह पे काम करेगा ओमेगा, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान। दूसरा आप देखिएगा, दूसरा आप देखिए, दूसरा है गतिज ऊर्जा हो गया। जैसे शक्ति पूछ ले कि बताओ रोटेशनल मोशन में पावर क्या रहती है, पावर, तो वहां पावर क्या होती है बताइए। तो भाई पावर का फॉर्मूला है वहां, आपको याद हो, पावर बराबर मैकेनिकल पावर W/T, कार्य बटे समय। तो यहां पे पावर जो रहेगी, शक्ति जो रहेगी, अब वहां कार्य क्या होता था, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन बटे T। भैया हम बल तो बल है, विस्थापन की जगह क्या लिख दोगे तुम, थीटा लिखोगे, और T की जगह T लिखोगे, और थीटा अपॉन T को क्या लिख सकते हो, ओमेगा। तो ये हो जाएगी पावर बराबर फोर्स इंटू ओमेगा। तो ये सारे फॉर्मूले भी साथ के साथ आपको याद रखने हैं। आई क्या है, आई मैंने आपको बताया है भाई साहब, इतनी जल्दी भूल गए। आई होता है जड़त्वाघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारी टर्म्स यहां से ली हैं, इसलिए मैंने बोला था एक बार इनको हल्का सा याद रखेंगे। तो सारी टर्मिनोलॉजी यहां से ली है। ठीक है, तो ये चैप्टर ना हल्का सा लेवल अप है इसका। ये चीजें ना कभी आपने पढ़ी नहीं है, बट इनको एज इट इज याद रख लो, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे हम। ज्यादा गहराई में जाएंगे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी और ज्यादा मुश्किल होती चली जाएंगी, और एट द एंड ये मुश्किल समय भी कट गया, ये चैप्टर आपका याद हो गया। थोड़ा सा कम समझ में आया हो तो इसके साथ ज्यादा मेहनत कर लो, बाकी को 2 बार रिवाइज करते हो, इसको 3-4 बार कर लेना। हल्की सी मेहनत बस इसके साथ आपको ज्यादा करनी है। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम। और हाँ, कल का मैं आपको बता दूं कि देखिए कल वैसे तो छुट्टी नहीं है, बाकी सारी क्लासेस होंगी, लेकिन चूंकि आपकी क्लास रात में पड़ती है, तो अगर मैं घर निकल गया शाम को, क्योंकि परसों और उससे अगले दिन तो छुट्टी है, संडे और मंडे, तो शायद ये क्लास आपकी नहीं हो पाएगी। अगर नहीं निकला, मान लो लेट हो गया, संडे मॉर्निंग में गया, तो फिर कल आपको शाम की क्लास ले लेंगे। तो क्लास अगर शेड्यूल में दिखे
तो मान लेना होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं होगी तो मैं आपको 1 घंटे पहले मैसेज भी डाल दूंगा, ठीक है, कि क्लास आपकी नहीं हो पाएगी। और अगर कल क्लास नहीं होती है तो संडे भी नहीं होगी, मंडे भी नहीं होगी, दोनों दिन ऑफ रहेगा, और ट्यूसडे को आपकी क्लास प्रॉपर समय पे होगी। तो इतने दिनों में अच्छे से आराम से होली खेलो, बढ़िया से सभी लोग एंजॉय करिएगा। जरूरी भी है, ऐसा नहीं है कि होली के दिन अगर आपका मन भी है होली खेलने का, नहीं मन है तो कोई बात नहीं है, फिर तो आराम से अपना आप कुछ भी करिए, एंजॉय करिए, छुट्टी मान लीजिए उस दिन, वेब सीरीज देखिए, कुछ भी करिए। लेकिन ऐसा नहीं है मन भी है होली खेलने का, लेकिन उसी दिन तुम्हें ये लगे भाई आज ही पढ़ लूंगा, आज ही सबसे आगे हो जाऊंगा, ये बेकार की बातें हैं। अगर मन किसी चीज को करने का कह रहा है तो उसे करिए, उससे क्या होता है, हल्का सा रिफ्रेशमेंट मिलता है, ठीक है। तो मैं मान सकता हूं हल्का सा ये चैप्टर कम समझ में आया होगा, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी मेहनत आप अवश्य कर लेंगे। कुछ कुछ चीजों को जहां ना समझ में आए सीधा सीधा याद कर लेना, याद जरूर कर लेना। यहां पर मैंने एक सिंगल चीज भी फालतू नहीं कराई है, हर वो चीज कराई है जो थोड़ी सी जरूरी है। आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारा लेवल कहीं ऊपर है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हो पा रहे होंगे आपसे, सारे एक एक सवाल। लेकिन मैं हल्का सा ये ध्यान में रख के चल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है 18-19 में, तब से अब तक 5 साल हो गए हैं, तो हल्का सा लेवल भी बढ़ गया है। लेकिन चिंता मत करिए, अगर आप इस स्तर तक की चीजों को पढ़ेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर उस बढ़े हुए लेवल को भी हम आराम से काबू में कर लेंगे। सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने घर परिवार का ख्याल रखना, ज्यादा होली पे सिर्फ रंगों का इस्तेमाल करना, आप समझ गए होंगे, पैग वैग का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करें। मिलते हैं फिर, नमस्कार, धन्यवाद।